दोस्तों, इस वीडियो में हम 12 फरवरी की हड़ताल के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि 12 फरवरी की हड़ताल में बैंकों, बीमा और बहुत सारे क्षेत्र, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बहुत सारे संगठन और यहाँ तक कि किसान भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं और करोड़ों लोग इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। तो ये हड़ताल एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत हड़ताल है। आखिर ये हड़ताल क्या है और ये क्यों किया जा रहा है? तो सबसे पहले मैं शुरुआत में आपको बता दूं कि यह हड़ताल कोई मामूली घटना नहीं है। इस हड़ताल के पीछे बहुत सारे कारण होंगे, क्योंकि हड़ताल की उत्पत्ति अपने आप में बहुत विकट परिस्थितियों से हुई है और जब भी कोई श्रमिक संगठन हड़ताल पर जाता है तो यह उसका अंतिम हथियार होता है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने सारे अपने हथियार इस्तेमाल कर चुके होते हैं और जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब श्रमिक संगठन हड़ताल पर जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं तो जब 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में जब औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, बहुत सारे कल कारखाने स्थापित हुए और उन कल कारखानों में काम करने वाले बहुत सारे श्रमिक जो है उसमें आए, तो उस समय की परिस्थितियां बहुत ही विकराल हुआ करती थी। न तो वेतन निश्चित होते थे और कार्य की परिस्थितियां भी बहुत खराब होती थी। साथ ही साथ जो परिस्थितियां थी, कई घंटों तक काम मजदूर करते थे और कार्य का वातावरण भी अच्छा नहीं होता था। तो इन सब के खिलाफ मजदूर धीरे धीरे संगठित होने लगे और जब वो संगठित हुए उसी से जन्म हुआ ट्रेड यूनियन का। और आप तो जानते ही हैं कि ट्रेड यूनियनों के इस विकास के कारण ही आज जो श्रमिक संगठनों को 8 घंटे के काम का अधिकार मिला हुआ है, अच्छे कार्य वातावरण का अधिकार मिला हुआ है, इसके पीछे भी बहुत सारी कुर्बानियां हैं। एक कुर्बानी तो आप लोगों को हर साल ही याद दिलाई जाती है और वो 1 मई यानी कि मजदूर दिवस की होती है और इसके पीछे 1886 की शिकागो की वह घटना थी जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर मारे गए थे और उसके बाद जो पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उन्होंने ये निर्धारित किया कि नहीं, अब मजदूरों के लिए एक काम का समय निश्चित होगा और वो 8 घंटे का अधिकार उनको मिला। जब हम हड़ताल की बात करते हैं तो सामान्यतया लोग ये समझते हैं कि काम को रोक देना या काम को बंद कर देना। हड़ताल का यह केवल एक सामान्य सा अर्थ है, जबकि हड़ताल बहुत व्यापक शब्द है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसका बहुत सारा उद्देश्य भी हो सकता है। आपको याद होगा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल में जो बहुत बड़ी हड़ताल करवाई थी, उस हड़ताल के कारण वहां पर जो है वो ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। यानी कि हड़तालें स्वतंत्रता आंदोलन का एक माध्यम भी बना है। और इतना ही नहीं, हड़ताल स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ ये मजदूरों के शोषण के खिलाफ एक आवाज है, मजदूरों के सम्मान की एक लड़ाई है, ये मजदूरों की एकजुटता का एक प्रतीक भी है। और जब मजदूरों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर कोई अन्याय होता है, असमानता होती है, तो यह अधिकार और न्याय की मांग का प्रतीक भी है। यानी कि हड़ताल का बहुत व्यापक अर्थ है, इसे सीमित अर्थों में न लिया जाए। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो हड़ताल है वो श्रम की चुप्पी के माध्यम से, यानी जो श्रम होता है वो चुपचाप अपना काम करता है, लेकिन श्रम की चुप्पी के माध्यम से बोला गया सबसे बड़ा सत्य है और सबसे ऊंची आवाज है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 12 फरवरी की हड़ताल एक बहुत व्यापक हड़ताल है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हड़ताल हो रही है इसके पीछे क्या ऐसे कारण हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें इतने सारे लोग, इतने सारे औद्योगिक संगठन, ट्रेड यूनियंस इसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो मैं आपको यहां स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं कि इसमें LIC की एक सबसे बड़ी यूनियन, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, एक प्रमुख भागीदार है। LIC के AIA के अलावा बैंकों के बहुत सारे संगठन, AIBAA, AIBOA, बेफी और GIC के भी कुछ संगठन और साथ ही साथ केंद्र सरकार के अनेक संगठन, किसानों के संगठन भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? कारण
बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे आपको उन मुद्दों पर ले जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हड़ताल हो रही है उसका एक प्रमुख कारण है लेबर कोड्स, यानी श्रम संहिताएं। अभी कुछ ही समय पहले जो 2019-20 के आसपास एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, और वो बदलाव ये था कि बहुत सारे जो श्रम कानून थे, लेबर लॉज थे, और वो लेबर लॉज ऐसे ही नहीं बने थे, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद बनाए गए थे, बहुत सारे मजदूरों के परिश्रम और उनकी मेहनत और उनके संघर्षों के बाद बनाए गए थे। मैं बहुत सारे कानूनों का नाम यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ दो चार नाम मैं बोलना चाहता हूं। जैसे एक कानून था फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1947, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ग्रेचुटी एक्ट 1972, और एक बड़ा कानून था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये सारे कानून मजदूरों को उनको संकट के समय ये अधिकार देते थे कि वो अपने हितों के लिए लड़ सकें, संघर्ष कर सकें, और उनका जो वाजिब अधिकार है वो प्राप्त कर सकें। लेकिन बदलते परिवेश में 2019-20 में जो वर्तमान की सरकार है, उन्होंने बहुत सारे लगभग 29 कानूनों को मर्ज करके, मिला करके उन्होंने 4 लेबर कोड्स बनाए, और वो 4 श्रम संहिताएं जो हैं वो इस बात को ध्यान में रखकर बनाए गए कि जो उद्योगपति और कॉरपोरेट्स हैं उनको शायद बेहतर सुविधाएं मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है फायदा होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जब ये कानून बनाया गया तो श्रम संहिताओं के माध्यम से मजदूरों के हित प्रभावित होने लगे। क्या हित प्रभावित होने लगे ये भी आप जानना चाहेंगे, तो मैं 3-4 पॉइंट आपको बताता हूं। जैसे लेबर कोड्स में ये व्यवस्था की गई है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो एक निश्चित समय के लिए होगा, वो एक स्थायी, जैसे कि वर्तमान में बहुत सारी नौकरियों में हम जाते हैं, आप जाते हैं तो आप 60 साल तक नौकरी करते हैं या एक निश्चित उम्र तक आप काम करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। छोटे छोटे टर्म के लिए आपको जॉब मिलेंगे, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा। धीरे धीरे परमानेंट जॉब की संख्या कम होती जाएगी। जब परमानेंट जॉब की संख्या कम होती जाएगी तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे संगठन जो वर्तमान में बने हुए हैं वो इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि वो एक निश्चित समय तक के लिए, एक निश्चित उम्र तक काम करते हैं। उनको एक जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी कार्यकाल की सुरक्षा होती है, और वो कुछ बेहतर सोच पाते हैं और संगठन का निर्माण कर पाते हैं। लेकिन जब कार्य की और जॉब की सुरक्षा ही नहीं होगी तो स्वाभाविक है इस तरह के संगठनों का निर्माण भी मुश्किल होगा, और यही कारण है कि ट्रेड यूनियनों का गठन करना मुश्किल होगा। और आपको पता होगा ये जो ट्रेड यूनियन बनाए जाते हैं, ये ट्रेड यूनियन बनाया जाना भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत हमें ये अधिकार मिला है, ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। और इसी को व्यवस्थित करने के लिए 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया गया था, जिसके माध्यम से ट्रेड यूनियनों का निर्माण किया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लेबर कोड के माध्यम से जो है ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार सीमित हो जाएंगे। ट्रेड यूनियनों को जो हड़ताल के अधिकार हैं वो भी सीमित हो जाएंगे, और जब ट्रेड यूनियन ही कम होंगे, ट्रेड यूनियन के अधिकार ही कम होंगे, तो फिर जो श्रमिकों की जो आवाज होगी उसको आसानी से दबाया जा सकता है। और इस हड़ताल का एक प्रमुख बिंदु, एक प्रमुख कारण यह है कि लेबर कोड्स को वापस लिया जाए, लेबर कोड्स के जो नकारात्मक प्रावधान हैं जो कि श्रमिकों के हितों में नहीं है, उसे समाप्त कर दिया जाए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि लेबर कोड को लेकर जो बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को ये लगता है कि ये तो सिर्फ असंगठित श्रमिकों को प्रभावित करेगा, ऐसा नहीं है। लेबर कोड्स के जो प्रावधान हैं वो धीरे धीरे जो हमारे संगठित श्रमिक हैं, जैसे कि LIC में काम करने वाले लोग, बैंकों में काम करने वाले लोग, इन सबको भी धीरे धीरे प्रभावित करेगा। और इसीलिए लेबर कोड्स बहुत खतरनाक है, और इस हड़ताल का
मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार इस लेबर कोड को जो है वापस लेने का विचार करे या वापस ले, जिससे कि श्रमिकों के द्वारा लंबे संघर्षों के बाद बनाए गए वो जो श्रम कानून थे वो पुनः स्थापित हो सके। मैं यहाँ पर LIC के अंदर जो LIC की जो सबसे बड़ी यूनियन है, जिसे ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन कहते हैं, जो अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में चल रहा है, हाल ही में उन्होंने अपना प्लैटिनम जुबली ईयर मनाया है, जो एक ऐसा संगठन है जो कि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में भी अपनी ट्रेड यूनियन एक्टिविटी के लिए जानी जाती है, वो भी इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। और जब वो शामिल हो रहे हैं तो उन्होंने भी अपने मुद्दे रखे हैं। देखिए उन्होंने क्या मुद्दे रखे हैं उसको समझना जरूरी है कि LIC कोई मामूली संस्था नहीं है। LIC एक ऐसी संस्था है जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM ही 59 लाख करोड़ रुपए का है। अगर उसकी अभी हाल ही में Q3 रिपोर्ट आई है, जो तीसरे क्वार्टर की रिपोर्ट आई है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर आप सॉल्वेंसी रेशियो देखेंगे यानी कि उसकी जो मजबूती देखेंगे तो 2.19 की है। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर का तो लगभग 33,998 करोड़ का है। अगर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो 11.65% का है। और इतना ही नहीं, यह इतनी मजबूत संस्था है, इतनी, और ये देश के लिए इतना सब कुछ करती है कि पिछले 2024-25 के वित्तीय वर्ष में अकेले ही LIC ने 48,151 करोड़ का लाभ अर्जित किया और एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार को भी मिला और जनता को तो जो बोनस के रूप में जो राशि प्राप्त होती है वो भी मिली है। कहने का मतलब यह है कि आखिर LIC के ये संगठन या LIC के कर्मचारी इस हड़ताल में क्यों शामिल हो रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। LIC के कर्मचारियों का इसमें शामिल होने के पीछे कारण यह है कि वो LIC को एक मजबूत संगठन के रूप में देखना चाहते हैं। LIC को कमजोर होने नहीं देना चाहते, क्योंकि LIC एक ऐसा संगठन है जो देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए और जनता के हितों के लिए भी जरूरी है, और ये बात LIC के कर्मचारी अच्छी तरह समझते हैं। आपको पता होगा हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। इस विदेशी निवेश का मतलब यह हुआ कि कोई भी विदेशी कंपनी अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोल सकती है, और जब वो विदेशी कंपनी अपनी खुद की पूरी इंश्योरेंस कंपनी खोलेगी तो स्वाभाविक है हमारे देश की भोली भाली जनता उसमें पैसा निवेश भी करेगी, और उसकी कितनी विश्वसनीयता होगी ये तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डिमांड ये है दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है कि पिछले 6 सालों में इतनी बड़ी संस्था जो देश को इतनी आर्थिक रूप से ताकत देती है, इतनी मजबूती देती है, उस इन 6 सालों में जो क्लास 3-4 के कर्मचारियों में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कोई भर्ती नहीं हुई। और आप जानते हैं इस तरीके से रिक्रूटमेंट का ना होना, भर्ती का ना होना इतनी बड़ी संस्था के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। इस रूप में घातक साबित हो सकता है कि जनता को दी जाने वाली सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। सेवाओं के अलावा अगर नया खून, नया ब्लड, नए युवाओं को हम इतने बड़े संगठन में नहीं लाएंगे तो स्वाभाविक है कि ये युवाओं के साथ भी अन्याय होगा, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बनाए इसलिए गए थे कि लोगों को रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराया जाए। तो पिछले 6 सालों में अगर एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ तो ये उन युवाओं के साथ अन्याय है जो LIC में आना चाहते थे, जो बैंकों में आना चाहते थे, जो पब्लिक सेक्टर में आना चाहते थे, और ये रिक्रूटमेंट नहीं होने से कहीं ना कहीं उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। और केवल उनका जीवन ही प्रभावित नहीं हो रहा है, LIC में जो पहले से काम कर रहे लोग हैं उन लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ रहा है। जब कार्य का दबाव बढ़ रहा है तो साथ ही साथ उनके कई ऐसी चीजें उनके जीवन से, सामाजिक जीवन से, निजी जीवन से बहुत सी चीजें होती हैं वो भी प्रभावित हो रही, पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। तो इन सब चीजों का एक बड़ा
कारण ये है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट होना चाहिए। और 12 फरवरी की ये जो हड़ताल है वो जनता की आवाज इसलिए है क्योंकि हम इसमें रिक्रूटमेंट को मुद्दा एक प्रमुखता से उठा रहे हैं, और एलआईसी में अगर रिक्रूटमेंट होगा तो इसका लाभ हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। और जब आने वाली पीढ़ियों को ये लाभ मिलेगा तो स्वाभाविक है कि नए लोग इसमें आएंगे और इस संस्था को और आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए रिक्रूटमेंट इस हड़ताल की एक प्रमुख आवाज है। एक और बात जो हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं एलआईसी से रिलेटेड, वो ये कि सरकार ने ऑलरेडी 3.5% शेयर एलआईसी के बेच दिए हैं, और सरकार की ये योजना है कि इसे बढ़ाकर 10% किया जाए, यानी 6.5% और बढ़ाया जाए। लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एलआईसी ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा करके दे रही है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 2024-25 में ही एलआईसी ने 48,151 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, और उसने भारत सरकार को इस लाभ से जो है उन्होंने दिया। तो इसी तरह का लाभ 2025-26 में भी भारत सरकार को मिलने वाला है। तो इसके अलग से निवेश करने की, डिसइन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता ही क्या है। और इसी कारण से इसका विरोध करते हुए 12 फरवरी की हड़ताल की यह भी एक आवाज है। इसके अलावा यानी कि रिक्रूटमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ किसी भी संस्था की जो ताकत है वो ताकत उसके ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स के साथ जो मानव संसाधन होता है उसके साथ निरंतर बातचीत और निरंतर डायलॉग होते रहना जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह भी देखा गया है कि जो डायलॉग की निरंतरता है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार भी है, कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक हिस्सा भी है, और इसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है, और ये भी इसका एक मुद्दा है। तो एलआईसी के बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो केवल एलआईसी के कर्मचारियों के नहीं है बल्कि देश की जनता के हैं, क्योंकि अगर ये हड़ताल सफल होती है तो इसका लाभ देश की जनता को भी मिलेगा, कर्मचारियों को भी मिलेगा, हमारे जो मार्केटिंग के लोग हैं, जो विपणन अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अभिकर्ता हैं, उनको भी मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद है कि एलआईसी को एक मजबूत संगठन बनाया जाए, क्योंकि एलआईसी एक ऐसी संस्था है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है। जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है, आर्थिक संकट आता है, तो एलआईसी पूरी तरह से भारत सरकार को मदद करती है। इसीलिए इस हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि जो एलआईसी के भीतर जो बहुत सारी चीजें, जो चेंजेस आप ला रहे हैं, वो एलआईसी को मजबूत नहीं करेगी, राष्ट्र के हित में नहीं होगी, बल्कि वो एलआईसी को कमजोर करेगी, और इसीलिए ये घातक होगा। अतः सरकार को ये बताना चाहते हैं कि एलआईसी में जो ये इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, 100% एफडीआई लाने की कोशिश, या लगातार जो भर्ती नहीं किया जाना, रिक्रूटमेंट नहीं होना, इन सब कमियों को दूर करना जरूरी है। इस हड़ताल के माध्यम से लेबर कोड्स को लेकर के, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं लेबर कोड को लेकर के। इसीलिए ये अपील करते हैं कि एलआईसी के जो कर्मचारी हैं जो इस हड़ताल पे जा रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि देश के लोग एलआईसी के कर्मचारियों, बैंकों के कर्मचारियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये मानकर चलते हैं कि ये वो लोग हैं जो समाज के चुनिंदा लोग हैं, और इनकी समझ और इनका काम करने का तरीका राष्ट्रहित में है। और राष्ट्रहित में काम करते हुए अगर ये हड़ताल पे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ अल्टीमेटली जनता को मिलेगा ही मिलेगा, और सरकार को भी ये मैसेज जाएगा कि हमें देश के लोगों के लिए और इन संस्थाओं के बचाने के लिए काम करना है। इसीलिए हम ये अपील करना चाहते हैं साथ ही साथ लोगों से भी, और देश के लोगों से भी, संस्थाओं से भी, कि लेबर कोड्स के अलावा जो संस्थागत इश्यूज हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इस 12 फरवरी की हड़ताल को सफल बनाने के लिए सारे लोग मिलकर एकजुट होकर के जो है काम करें,
और ये ना सोचें कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी है, बल्कि ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की है और हम 140 करोड़ जनता की आवाज़ हैं। इसी बात के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरी इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है कि आने वाले समय में देश के भीतर एक सकारात्मक बदलाव होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद साथियों।